वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इससे पहले 5 पोर्शन तो हम लोग आपके सामने ला चुके हैं। अब हम लाते हैं 6 पोर्शन या 6 सोर्स ऑफ फंड्स, जो कि है इशू ऑफ शेयर्स यानी अंशों का निर्गमन। अब यू नो वेरी वेल अबाउट द अंश या शेयर। ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, स्मॉल पार्ट यानी एक एग्जाम्पल मान लीजिए, किसी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है और वो 10 रुपए के अंदर 1000 अंशों के ऊपर बटी हुई है। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल है और 10 रुपए या 100 रुपए, जो भी आप माने, ये 100 रुपए मान लीजिए, और ये 100 रुपए के अंदर बटी हुई है। तो यदि व्यक्ति एक अंश लेता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 100 व्यक्ति यदि देते हैं तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 1 लाख के हिसाब से, है ना। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो यहाँ पर जो बात बता रहा हूं मैं, 1000 शेयर इंटू 100, तो यहाँ पर 1000 शेयर जो है वो आपके 100 रुपए के हो जाएंगे और इस प्रकार से आपके कंपनी के अंदर अंशधारी बढ़ जाएंगे। तो अब बात आती है कि अब शेयर कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर? 2 टाइप्स। वन इज इक्विटी शेयर यानी समता अंश, और सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर, इट मीन्स पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, एज द नेम ऑफ द पूर्वाधिकार और समता, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पूर्वाधिकार इट मीन्स प्री राइट्स और समता इट मीन्स इक्विटी राइट्स। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इक्विटी शेयर, इट मीन्स समता अंश। देखिए, इट refers to those shares which do not carry any preferential rights in the payment of annual dividend and repayments of capital in event of liquidation। क्या मतलब कि इसका अभिप्राय उन अंशों से है जो वार्षिक लाभांश के भुगतान व समापन के समय पूंजी की वापसी में किसी तरह की पहल का अधिकार नहीं रखते हैं। आगे आपको समझ में क्या 2 टर्म्स कौन कौन सी है? एक तो ये कि रीपेमेंट्स ऑफ कैपिटल यानी जो कैपिटल का पुनः भुगतान है वो, और एक वार्षिक लाभांश यानी जो उन्हें पर ईयर जो डिविडेंड मिलेगा किसको? शेयर होल्डर्स को, उसमें। और यदि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है ना, यदि कंपनी का समापन हो रहा है तो उसके अंदर जो वापस पैसा चुकाने की जो प्रोसेस है उसमें इनको पूर्वाधिकार यानी इनको प्रेफरेंस नहीं मिलती है। वो क्या कहलाता है? समता अंशधारी। तो बेसिक मीनिंग तो आपके सामने ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? द इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट वो कंपनी के स्वामी या स्वामित्व कहलाते हैं। यानी जो कंपनी के अंदर जो पूंजी है, ये जो पूंजी लगा रहे हैं वो कौन सी पूंजी हो गई? स्वामिगत पूंजी। ठीक है, ओनरशिप कैपिटल भी कहलाती है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि समता अंशधारी के अंदर और कौन कौन सी बातें आती है ना। इसके अंतर्गत इनको लाभांश तो नहीं मिलता है, पर इनको कंटिन्यूसली कंपनी के अंदर जो इनकम हो रही है उसके अंदर इनको शेयर जरूर या हिस्सा जरूर मिलता है, यानी जो लाभ है उसके अंदर इनको हिस्सा जरूर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग इसके कुछ मेरिट्स देख लेते हैं, जिससे कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर में इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या। देखिए, इक्विटी शेयर इज सुटेबल फॉर हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। यह उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा समता अंश उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो अधिक आय के लिए जोखिम उठाने के लिए तत्पर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अब ये जब ये थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स है वो आपको तब समझ में आने लगेगा इक्विटी शेयर, जब आप प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ लेंगे, जो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। प्रेफरेंस शेयर जैसे आप पढ़ेंगे तो हम लोग इसके अंदर कंपेयर करना सीख जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे जो बात मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जो व्यक्ति ज़्यादा रिस्क लेना सकते हैं या रिस्क उठाने की क्षमता रखते हैं, तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है? इक्विटी शेयर है। क्यों? क्योंकि इनको डिविडेंड भी मिलता है, ठीक है, और इनको बाकायदा लाभ भी ज़्यादा मिलता है। पर एक चीज जो कंपेयर में आएगी वो प्रेफरेंस शेयर रहेगी कि उनके पश्चात। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें और जो बेनिफिशियल बातें हैं वो सामने क्या क्या है वो देखिए। नेक्स्ट इज पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर इज नॉट कंपल्सरी, कि इसके अंदर जो डिविडेंड यानी लाभांश का जो भुगतान है वो इसमें करना इनको जरूरी नहीं है, इसलिए इसके लिए कंपनी का इस पर किसी प्रकार का कोई भार
नहीं होता है। द कंपनी इज वेरी फ्रीली दैट कि दे हैव नो बर्डन टू गिव द डिविडेंड और प्रॉफिट डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये भी किसके लिए मेरिट्स में माना जाता है कंपनी के लिए कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक बर्डन, आर्थिक भार नहीं आएगा, किसकी वजह से, इक्विटी शेयर की वजह से। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए, इक्विटी शेयर सर्व एज परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर जो होती है वो कंपनी की एक तरह से परमानेंट कैपिटल मानी जाती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि समता पूंजी स्थायी होती है, क्योंकि इसको केवल कंपनी के समापन पर ही लुटाया जाता है। वाई? क्योंकि इसको आपको कब लुटाना है? केवल लिक्विडेशन ऑफ दी कंपनी। ठीक है, इक्विटी मतलब क्या हुआ कि एज इट इज स्टैंड लास्ट इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स इट प्रोवाइड्स एक्यूशन फॉर क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। यानी कंपनी का जब वाइंडिंग होता है, ठीक है, वाइंडिंग जब होगा यानी कंपनी का जब समापन होगा, वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, तब आपको इसका भुगतान करना है। तो कंपनी के पास भी एक निश्चिंतता रहती है कि चलो ये जब तक कंपनी है, जब तक तो हमारे पास में इक्विटी शेयर वालों का पैसा भी है, और जब कंपनी का समापन होगा, वाइंडिंग अप करना होगा, तब हमें इनको भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये भी एक इस कंपनी के लिए, कंपनी के हिसाब से ये एक अच्छा सोर्स ऑफ फंड्स माना जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट वर्दिनेस टू द कंपनी। क्या मतलब हुआ कि इक्विटी शेयर प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दिनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रॉफिट्स। ठीक है, कि समता अंश पूंजी कंपनी की साख बनाती है एवं संभावित ऋणदाताओं में विश्वास पैदा करती है। ये क्या करती है कि आपकी जो संभावित जो उधार लेने यानी कंपनी के लिए जो रेपुटेशन वाली बात है वो इसके साथ इक्विटी शेयर वालों के साथ में बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कि कंपनी की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के माध्यम से, समता अंशों के माध्यम से कोष जुटाए जा सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने के लिए कंपनी की संपत्तियों को गिरवी रखा जा सकता है। यानी आपको यदि कंपनी की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के प्रभाव के बिना, यानी आपको संपत्तियों को नहीं छेड़ना है, आप इक्विटी शेयर्स के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरह से सोर्सेस ऑफ फंड यानी धनराशि जमा कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उधार लेने के लिए कंपनी की संपत्तियों को आपको गिरवी नहीं रखना होगा। ठीक है, अब फंड्स कैन, और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्या मतलब हुआ कि जो समता अंशधारी जो हैं इनके मताधिकार के कारण, इसके अंदर क्या आ रहा है कि इनका एक तरह से क्या होता है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भी कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल आर दी ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ऑनरशिप कैपिटल भी माना जाता है। तो यहाँ पर जब इनको ऑनर माना जा रहा है तो इनका मैनेजमेंट में भी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से इनका कंट्रीब्यूशन होता है, या एक तरह से ये इनडायरेक्ट रूप से मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान रखिएगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं पे वो मैनेजमेंट के फंक्शंस में, डिसीजंस में भी काम में आते हैं। इवन जो संचालन यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब चुने जाते हैं तब इक्विटी शेयर होल्डर्स की ही सहमति के साथ में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वोटिंग राइट्स टू शेयर होल्डर्स। इसके अलावा इसका एक और अच्छा पॉइंट है, वो क्या है कि ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोटिंग। इनको वोटिंग करने का अधिकार होता है किसी भी प्रकार के चुनाव करने में, किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने में, किसी प्रकार के व्यूज़ में। जब वोटिंग की बात आती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में एक वोट का अधिकार होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो मेन जो दो बातें थी वो ये थी कि एक तो इनके पास ये मैनेजमेंट में मालिक होते हैं, यानी इनका एक तरह से प्रबंध में भी इनका योगदान होता है, और इनके पास में एक वोटिंग राइट्स की पावर भी होती है। अब जब इतनी अच्छी बातें हैं तो कुछ लिमिटेशंस तो होने वाजिब हैं। तो इनमें लिमिटेशंस क्या हैं कि इन्वेस्टर हु वांट्स स्टडी इनकम अमंग नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर। कि जो इन्वेस्टर
कंटिन्यू इनकम चाहते हैं, यानी लगातार, ये जिनको लगता है कि नहीं हमें तो हर महीने या हर साल जो है हमें तो ब्याज मिलना ही चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए या डिविडेंड मिलना चाहिए या प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो इसको प्रेफर नहीं करते इक्विटी शेयर को, क्योंकि इनके साथ में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है इक्विटी शेयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर, कि जो इसका जो कंपनी जो इक्विटी शेयर है इसकी जो लागत है वो अन्य कोषों के साथ में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज अ कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू अदर सोर्सेज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मोर फॉर्मेलिटीज वाइल रेजिंग फंड्स थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, कि अतिरिक्त समता अंशों का निगमन वर्तमान अंशधारकों की मताधिकार शक्ति और आय को भी कम करता है, और इसके अलावा इसके अंदर कई सारी औपचारिकताओं को भी पूरा करना पड़ता है। कि यदि देखो दो बातें, यदि कंपनी ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो जो पहले वाले इक्विटी शेयर होल्डर है वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो भी, ये जो नए अंशधारी आएंगे वो भी मैनेजमेंट में अपना हिस्सा लेंगे, उनके पास भी वोटिंग राइट्स आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो है वो कमी भी आ जाएगी एक तरह से हर डिसीजंस में और हर प्रॉफिट के या डिविडेंड शेयर में। ठीक है, और इसके अलावा जो यदि आपको रेज भी करना है तो कई सारी फॉर्मेलिटीज़ का भी, औपचारिकताओं का भी पालन करना होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, सो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द इक्विटी शेयर। ओनली 2 पॉइंट्स इसके आप ध्यान रखिए कि एक वो है जिनके पास में एक तो मैनेजमेंट में हिस्सा होता है और एक दे हैव वोटिंग राइट्स पावर। ठीक है, तो अब आपके सामने इक्विटी शेयर कंप्लीट हो गया है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रेफरेंस शेयर, फिर आप लोगों को इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में डिफरेंस या अंतर समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, क्या समझाना चाहता है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।